नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर मैं विष्णु बैरागी आपसे आज फिर बात कर रहा हूँ। कृपया कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। गए कुछ वर्षों से और गए कुछ दिनों से तो और ज़्यादा तेज़ी से अफसरों और नेताओं में अपनी हैसियत जताने की और सामने वाले को उसकी औकात बताने की मानो एक होड़ लग गई है। मंचों पर अफसरों को डाँट देना, अफसर जनता को डाँट देना, बहुत सामान्य ऐसा लगता है कि यही सरकार है। गए दिनों एक तहसीलदार ने एक नागरिक को अंडे से निकला चूजा बताया। उससे पहले एक कलेक्टर साहब एक ड्राइवर को उसकी औकात बता चुके थे। अभी-अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना के कलेक्टर को उसकी औकात बता दी। बड़ा अजीब-सा लगता है, समझ में नहीं आता है कि दूसरे को बेइज़्ज़त करके हम अपनी इज़्ज़त कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। हम और कुछ हो नहीं हो इन सब लोगों ने कम से कम 2 बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है मनुष्य और मनुष्य को बेइज़्ज़त नहीं किया जाना चाहिए, मनुष्यता को शर्मसार नहीं किया जाना चाहिए। और नंबर 2, हमेशा याद रखिए कि नागरिकों के लिए आप बैठाए गए हैं, नागरिक आपके लिए नहीं है और आपका वेतन, आपका पारिश्रमिक, आपका मानदेय जो भी है, वो सब वो नागरिक दे रहे हैं जिन्हें आप दुत्कार रहे हैं, जिनकी औकात आप बता रहे हैं। तो आपके घर में जिनकी वजह से रोटी आती है, यदि आप उन्हें दुत्कारते हैं, तो क्षमा कीजिए, आप कृतज्ञता कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे दौर में मुझे दादा का मंत्रीकाल बहुत तेज़ी से याद आ रहा है। दादा 1969 से 1972, दादा है ना दादा शिवपाल कवि बैरागी। 1969 से 1972 के समय में मध्य प्रदेश में श्यामाचरण जी शुक्ला के मुख्यमंत्रित्व वाले काल में राज्य मंत्री थे और मंदसौर जिले में उन्होंने शासकीय अधिकारियों का गांव-गांव में जिस तरह सम्मान करवाया है, आज कोई विश्वास नहीं कर सकेगा। मेरे पास पचासों किस्से हैं। उसमें से एक बड़ा अच्छा किस्सा आपको सुना रहा हूँ आज मैं और इसके केंद्रीय नायक हैं श्री किशोर कुमार जी सक्सेना। वो उस वक्त में मनासा में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सहायक यंत्री थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे। इन दिनों भोपाल में हैं, इन दिनों अभी उनकी उम्र है 83 वर्ष। आप यदि चाहेंगे तो उनका नंबर मुझसे ले लीजिएगा। जब नौकरी लगी थी उनकी, वो मनासा में जब नौकरी कर रहे थे, तब उनकी उम्र मुश्किल से 29-30 बरस की रही होगी और किस्सा है 1969 का। मनासा विधानसभा क्षेत्र में एक इलाका है, पठारी इलाका, जिसे कंजारड़ा पठार के नाम से जाना जाता है। मनासा से 17 मील या 26-27 किलोमीटर दूर कंजारड़ा की दूरी है और वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले 4 मील की दूरी लगभग समतल है और उसके बाद 13 मील की दूरी पूरी पहाड़ी इलाके में है। 1969 में वहाँ पर यातायात के साधन लगभग शून्य थे। वहाँ पर एक यात्री बस चला करती थी मनासा से कंजारड़ा के लिए और 4 मील का सफ़र तो बहुत आसानी से पार कर लिया करती थी, लेकिन 12-13 बाकी 13 मील का सफ़र वो बस मानो रेंग-रेंग कर चला करती थी। गांधी शताब्दी वर्ष था 1969 का और उस वक्त में फैसला लिया गया कि कंजारड़ा को विद्युतीकृत किया जाए, इलेक्ट्रिफाइड किया जाए। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कंजारड़ा में बिजली के लिए जब पहले वो लोग मांग करते थे, तो उन्हें ये कहा जाता था कि बिजली आ गई तो गाँव के लोग करंट से मर जाएँगे और बिजली के खंभे जब बिजली वाले गाड़ेंगे गाँव में, तो वो पूरे गाँव को कील देंगे। आप जानते होंगे कीलना एक तांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रेतों, पिशाचों, डाकिनों, चुड़ैलों को कील दिया जाता है, मंत्रबिद्ध कर दिया जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपदाओं से गाँव को बचाने के लिए पूरे गाँव को कील दिया गया है। कभी कहा जाता है कि हमारे गाँव से खुशहाली बाहर नहीं जाए, इसलिए गाँव को घेराबंदी करके कील दिया जाता है। तो गाँव के लोगों, कंजारड़ा के लोगों को ये बता दिया, उस वक़्त कहा गया था कि यदि बिजली आ गई तो पूरे गाँव को कील देंगे बिजली वाले और आप कभी सुखी नहीं हो पाएँगे, दुखी रहेंगे। और ये कौन कहता था? उस वक़्त हमारे विधायक हुआ करते थे सुंदरलाल जी पटवा। वो कहते थे, उनके साथी कहा करते थे। पता नहीं वो काम नहीं कराने की उनकी इच्छा रही होगी या प्रतिपक्ष में रहने की वजह से सरकार से काम नहीं कराने में उनकी क्षमता नहीं रही होगी, कारण जो भी हो, लेकिन वो ऐसी बातें किया करते थे। लेकिन बाद-बाद में उस गाँव में भी चेतना आई और रोशनी पहुँचने लगी, ज्ञान की, चेतना की और उस इलाके में एक बड़े सक्रिय सरपंच हुआ करते थे। मुझे नहीं पता वो कंजारड़ा के थे कि आस-पास से किसी गाँव चोकड़ी, खेरड़ी कहाँ के थे, नानालाल जी पटेल, धाकड़ समाज के थे वो और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे, बहुत सक्रिय थे, बहुत मुखर थे।
उन्होंने जब दादा मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि दादा हमारे गांव में बिजली चाहिए ही चाहिए। तो गांधी शताब्दी वर्ष में योजना के तहत कंजाड़ा को विद्युतीकृत करने का निर्णय लिया गया, लेकिन निर्णय जितना आसान था उसका क्रियान्वयन उतना ही कठिन था। किशोर कुमार जी सक्सेना को जब मालूम पड़ा तो पहले तो बड़े खुश हुए वो कि चलो मुझे कुछ काम करके दिखाने का मौका मिला, मुझे एक चुनौती मिली है। लेकिन जब उन्होंने पूरा भौगोलिक अध्ययन किया तो उनके हाथ पांव फूल गए। 17 मील तक खंबे बिछाना बहुत बड़ा काम था, और वो भी तब जब पहली बात तो उनके पास अपना ट्रक नहीं था, उन्हें ट्रक मंगवाना पड़ता था मंदसौर से या नीमच से, या फिर उन्हें उनके पास ट्रक हो तो भी वहां तक ट्रक का खंबे ट्रक वहां चढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने दादा संपर्क किया। दादा ने कहा तकलीफ क्या है? बोले मेरे पास इतने साधन नहीं, और साधन हो तो भी ये संभव नहीं है कि आप नवंबर में मुझे कह रहे हैं कि 26 जनवरी को उसे विद्युतीकृत कर दिया जाए, तो वहां तक उस तारीख तक संभव नहीं है। दादा ने कहा फिर क्या किया जाए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे खंबे, हम जहाँ जहाँ बताएं वहाँ उस पूरे 17 मील में आप खंबे वहाँ डलवा दीजिए, तो बाकी सारा काम कर दूंगा मैं। और आप वादा करता हूँ कि यदि खंबे आपने डलवा दिए तो मैं 26 जनवरी को आप वहाँ उद्घाटन कर दीजिएगा, वहाँ बिजली का बल्ब जल जाएगा। दादा ने गांव के लोगों से बात की, इलाके के लोगों से बात की, नानालाल जी पटेल से बात की, और गांव वालों ने ये खंबे बिछाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। और आप आश्चर्य करेंगे, जो काम महीनों का हो सकता था वो कंजाड़ा पठार के लोगों ने, जैसे कहते हैं ना मिनट का काम फॉरिंट में, सचमुच में यदि मुहावरे में कहूँ तो चुटकियों में गांव के लोगों ने 17 पूरे मील तक पूरी लाइन पर उन्होंने सारे खंबे जहाँ जहाँ बिजली विभाग ने बताया वहाँ डाल दिए। और स्थिति ये हुई कि 26 जनवरी को कंजाड़ा में बिजली आ गई, बिजली का पहला बल्ब जल गया। जब वहां पर ये उद्घाटन हुआ विद्युतीकरण का कंजाड़ा का, मैं उस वक्त मौजूद था वहां पर। छोटा सा गांव, पूरा गांव, गांव के बाहर जो स्कूल था उस स्कूल में इकट्ठा था। गांव के लोग धार धार रो रहे थे, मानो गांव में दिवाली आ गई हो, ऐसा माहौल था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे कंजाड़ा में बिजली आ गई है। लगभग गांव का प्रत्येक आदमी, बाल बच्चों को शरीक कर लीजिए, अपने हाथ में मालाएं लिए खड़ा था। जब स्वागत के लिए लोग दादा की तरफ बढ़े तो दादा ने एक माला अपने गले में डलवाई और फिर बाद में लोगों को रोक दिया कि मैं इस माला का हकदार नहीं हूं, मैं तो भोपाल में बैठा हुआ था, आपने मुझे वहां भेज रखा है। इस माला के हकदार सबसे पहले तो आप लोग हैं, जिन्होंने 17 मील तक अब खंबे डाले। और आप अपना स्वागत क्या करेंगे? तो यदि आपको स्वागत करनी है तो स्वागत कीजिए इस किशोर का, किशोर कुमार सक्सेना का, सहायक यंत्री का। इस आदमी ने न दिन देखा न रात देखी, भूतों की तरह जुटकर 26 जनवरी को आपके गांव में रोशनी इस आदमी की वजह से आई है। तो स्वागत यदि करना है तो आप किशोर सक्सेना का स्वागत कीजिए। मैंने आज ही सक्सेना साहब से बात की इन सारी बातों की पुष्टि करने के लिए। आज भी उनका गला रुंध गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा कि विष्णु भैया, विष्णु प्यारे, मुझे अब तक विश्वास नहीं हुआ कि मैं ये घटना मेरे साथ हुई है। वो कहते हैं कि मुझे गांव के लोगों ने फूल मालाओं से लाद दिया, नाक तक मुझे मालाएं आ गई और मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं अभी भी याद नहीं कर, समझ नहीं पा रहा हूँ और भूल नहीं पा रहा हूँ, विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि गांव के लोगों ने मेरा इतना सम्मान किया। मालवा में सम्मान करने की एक बड़ी परंपरा है कि साफा बंधवा कर हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे सरकारी या साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो शाल श्रीफल से सम्मान किया जाता है, लेकिन मालवा में यदि साफा नहीं बंधवाया तो सम्मान नहीं हुआ। तो दादा ने गांव की पंचायत की ओर से, पूरे इलाके के लोगों की ओर से किशोर कुमार जी सक्सेना को साफा बंधवाया, उनके तिलक निकलवाया, उन्हें श्रीफल भेंट किया गया। और उसके बाद में जब दादा के गले में वहां के लोगों ने 1-1 रुपए के 51 नोटों की माला पहनानी चाहिए तो दादा ने फिर रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, माला पहनते मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगेगा कि मैं किसी और का हक मार रहा हूँ, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। इसका हकदार मैंने, जैसा मैंने पहले कहा, या तो आप गांव के लोग हैं या फिर किशोर कुमार सक्सेना है। तो आप यदि माला पहनानी है नोटों की तो आप किशोर कुमार सक्सेना को माला पहनाइए। और गांव के लोगों ने वो माला 51 रुपए के नोटों की सक्सेना जी को पहनाई। सक्सेना साहब कहते हैं कि मैंने बहुत दिन तक वो माला संभाल के रखी। बार बार मैं उसे सहलाता था कि मुझे, मेरे काम का, नौकरी में मुझे तनख्वाह तो मिलती है पर काम का ऐसा सम्मान मुझे ना तो उससे पहले कभी मिला ना उसके बाद में मिला। मित्रों, ये एक किस्सा मैंने आपको सुनाया है। दादा ने मंदसौर जिले में गांव गांव में अफसरों के सम्मान करवाए हैं, और केवल उनकी खुशामद करने के लिए नहीं, उनसे काम लेके उनका सम्मान करवाया।
और इसका फल ये हुआ कि लोग राह देखते थे कि बैरागी दादा हमें कोई काम बताएं और हम उनका काम हम उनका काम कर सकें। तो मुझे वो ज़माना याद आता है कि जब मंत्री अपने को मिलने वाला सम्मान अपने अफसरों को दे रहा है, अपनी सरकार के कारिंदों को दे रहा है, पुर्जों को दे रहा है, और पुर्जे खुश होके राह देख रहे हैं कि हमारा मंत्री हमें कब काम बताए। ऐसे में जब आज देखता हूँ कोई मंत्री किसी अफसर को डांट देता है तो मुझे विश्वास नहीं होता है। किसी को बेइज्जत करके हम अपनी इज्जत कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी को असम्मानित करके हम अपना सम्मान कैसे कर सकते हैं? नहीं, मान लो दोनों हाथ साथ-साथ धुलते हैं मित्रों। व्यवहार हमारे मालवा में कहावत है कि राख पच तो रखा पच। तू मेरी इज्जत रख तो मैं तेरी इज्जत रखूँगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि तू मुझे बेइज्जत करे और मैं तुझे इज्जत देता रहूँ। इसलिए परस्पर हम ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है मनुष्य, हम मनुष्य और मनुष्यता का सम्मान करके उसका सम्मान नहीं करें। जब हम किसी को उसकी औकात बता रहे होते हैं तो सही बात तो ये मनोविज्ञान कहता है कि हम अपने संस्कार, अपनी औकात उजागर कर रहे होते हैं। तो हम सब इस अप्रिय स्थिति से बचें, ऐसी बातों को निरुत्साहित करें। इस तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित करना बहुत अच्छी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दादा ने अफसरों को डांटा नहीं हो, लेकिन दादा को जब जब भी ऐसे अवसर आए तब उन्होंने अफसरों को बंद कमरों में बुलाकर समझाया, डांटा, जो भी कहना था। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से तो किसी अफसर को कभी नहीं डांटा। और इसका असर ये हुआ कि अफसर लोग दादा के आने से पहले उनकी प्रतीक्षा किया करते थे कि दादा कोई आए और हमें कोई काम बताएं। उम्मीद करें ये माहौल बदले, परस्पर अवमानना करने का, किसी को उसकी औकात दिखाने का ये वातावरण बदले और हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की इज्जत करते हुए, एक दूसरे के सम्मान की चिंता करते हुए सुखपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक जिए और हम एक बेहतर मनुष्य साबित हों। ईश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम यदि ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकें तो हम ईश्वर को दुखी तो नहीं करें, तो हम अपने किसी कृत्य से ईश्वर को दुखी तो नहीं करें। ये हमारी न्यूनतम जिम्मेदारी है। उम्मीद है आपको आज का मेरा संस्मरण अच्छा लगा होगा और आप ऐसे और संस्मरण सुनना चाहेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।